ओके, चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। हम अपना चार्ट्स के बारे में हम बात कर रहे थे, चार्ट्स हमने डिस्कस किए थे। गुड इवनिंग रंजीत। चार्ट्स के बारे में डिस्कशन किया था कि हमने आपको कॉलम चार्ट बनाए थे, जिसमें कॉलम चार्ट में भी क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, स्टैक्ड कॉलम चार्ट के बारे में बताया था। ये एक स्टैक्ड कॉलम चार्ट ही बना हुआ है यहाँ पर। और हमने आपको तरह तरह से इसकी फॉर्मेटिंग करना भी बताया था कि एक एक पोर्शन को आप फॉर्मेट कर सकते हैं। वैसा वैसे जैसा कि बार बार हम आपको ये कहते हैं कि एक्सेल में लुक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, और जो चार्ट आपको बना बनाया मिलता है वो भी इतने स्टैंडर्डाइज सेटिंग्स के साथ होता है, इतने स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट के साथ होता है कि यूजुअली आपको जरूरत नहीं पड़ती है कि आप अपना उसमें कुछ भी इंटरवीनिंग करें। आपको इतने बढ़िया मतलब स्टाइल्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं कि बने बनाए स्टाइल्स को आप अप्लाई करके ना केवल आप अपना समय बचाते हैं, बल्कि आप एक स्टैंडर्ड सेटिंग के साथ काम भी करते हैं। फिर भी ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो हर हिस्से को इसको फॉर्मेट करके देख सकते हैं, जैसा हम लास्ट सेशन में सीख चुके हैं। आज हम कुछ और टाइप ऑफ चार्ट्स की बात करते हैं, कुछ और तरीके के चार्ट्स हम देखेंगे। अभी तक हमने कॉलम चार्ट की बात की है। कॉलम चार्ट के अलावा हमने बात की है यहाँ पर सिलेंडर चार्ट की, हमने बात की है यहाँ पर कोन चार्ट की और पिरामिड चार्ट की, जो कि कल हम यहाँ देख चुके हैं। डिजाइन टैब में आपको चार्ट टाइप पे जाते हैं तो ये हमने आपको दिखाए थे कि कॉलम में आपने एक क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट बनाया है, इसके अलावा आपने एक स्टैक्ड कॉलम चार्ट बनाया है। तीसरी कैटेगरी है यहाँ पर 100% स्टैक्ड कॉलम चार्ट। स्टैक्ड कॉलम और 100% स्टैक्ड कॉलम चार्ट में एक अंतर होता है बस, होते तो दोनों स्टैक के रूप में ही है, यानी एक के ऊपर एक ही सीरीज अरेंज होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो डेटा जो स्टैक्स होते हैं उनकी हाइट बॉक्स में लिखी हुई, सेल में लिखी हुई वैल्यू के बेसिस पर होती है। जिसकी वैल्यू कम उसकी हाइट कम, जिसकी वैल्यू ज्यादा उसकी हाइट ज्यादा, इस बेसिस पर होती है। लेकिन जब हम इस चार्ट को 100% स्टैक्ड चार्ट में बदलते हैं तो 100% स्टैक्ड चार्ट में सभी स्टैक्स की हाइट कॉमन होती है, माने सबकी हाइट 100% हो जाती है, और उनके अंदर बने हुए स्टैक्स की हाइट एक प्रोपोर्शन, रेशियो, परसेंट के हिसाब से डिवाइड हो जाती है। किस तरह से? ये हमारा स्टैक चार्ट था कॉलम में, अब हम यहाँ आए और हम इसे 100% स्टैक कॉलम चार्ट में अगर बदलें तो देखिए अब सबकी ऊंचाई बराबर हो गई, और यहाँ पर वैल्यूज जो है नंबर की जगह परसेंट फॉर्मेट में आ गई। परसेंट फॉर्मेट में इसलिए क्योंकि अब वो आपको बता रहा है कि टोटल का कितना कितना परसेंट किसने कवर किया हुआ है। वो अलग बात है कि अगर आप लेआउट में उनकी वैल्यू दे देंगे तो वैसे वो वैल्यू ही दिखाएगा यहाँ पर, है ना। ये अगर हम यहाँ से ये वाला लेआउट ले लेते हैं तो यहाँ भले ही परसेंट दिख रहा है, सॉरी, यहाँ पर भले ही परसेंट दिख रहा है लेकिन यहाँ पर आपको वैल्यू ही दिखेगी। और उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है, आप या तो ऐसे ले लीजिए इस तरह से, तो परसेंटेज वाइज दिखा रहा है 100% सभी की ऊंचाई है, लेकिन 100% का वो जितना परसेंट कवर कर रहा है एज पर गिवन वैल्यू, जितनी वैल्यू है उसकी, तो वो आपको यहाँ पर उसके हिसाब से वैल्यू भी दिखाता है। तो ये 100% स्टैक्ड चार्ट है। नेक्स्ट कैटेगरी कॉलम चार्ट में होती है 3D कॉलम चार्ट। 3D क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट है, ओके करेंगे तो ये देखिए 3D क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट दिखने लगा। उसके अलावा और क्या ऑप्शन है? फिर आपके पास यही सारे चार्ट 3D फॉर्म में दिख रहे हैं, 3D स्टैक्ड चार्ट, 3D 100% स्टैक्ड चार्ट और 3D क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, जो हम कल हम देख भी चुके हैं। सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे तो इस तरह से वैल्यूज आपको दिखने लगेंगी। तो देखिए चार्ट की इतनी वैरायटी होती है, चॉइस आपकी होती है कि चीजों को आप कैसा देखना चाहते हैं। जैसा आप देखना चाहते हैं वैसी ही कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट कर ली जाती है। ये तो बात थी हमारी कॉलम चार्ट की। कॉलम के बाद में फिर यहाँ पर यही सारी चीजें सिलेंडर चार्ट में, जैसे एक नॉर्मल सिलेंडर चार्ट ऐसा दिख रहा है, स्टैक्ड सिलेंडर चार्ट कुछ इस तरह से दिखाई देगा, 100% स्टैक्ड सिलेंडर चार्ट कुछ आपको ऐसे दिखाई देगा। यहाँ पे सिर्फ शेप का डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे ये 3D सिलेंडर चार्ट दिख रहा है। और नेक्स्ट हमारी वैरायटी है यहाँ पे कोन चार्ट की। क्लस्टर्ड कोन है, स्टैक्ड कोन है, 100% स्टैक्ड कोन है और 3D कोन चार्ट है। तो जो लेना हो वो आप यहाँ से लीजिए, ओके कीजिए। तो इस तरह से देखिए कोन चार्ट बन करके आपके सामने आ जाएगा। बीच के नहीं ले रहे हैं फिलहाल, यहाँ पे 3D कोन चार्ट दिखा रहे हैं तो ये 3D कोन चार्ट इस तरह से आएंगे। बाकी सब सेटिंग्स यहाँ पर है ही आपके पास, स्टाइल सारे मिल रहे हैं, जो पसंद हो वो ले लीजिए। ये देखिए ऐसा नहीं कि आप वही एक ले सकते हैं, जो अच्छा लगे वो स्टाइल आप यहाँ से ले सकते हो।
कोन के बाद में वही चीज शेप चार्ट में है सब कॉलमनर, सिर्फ शेप बदल गई है, सॉरी पिरामिड चार्ट है। एक सिंपल बॉक्स था, रेक्टेंगल था, फिर सिलेंड्रिकल शेप देखी, अभी कोनिकल शेप देखी, और अब लास्ट है पिरामिड चार्ट। तो पिरामिड चार्ट में हमारी जो डेटा सीरीज अभी रेक्टेंगल या कोन या सिलेंडर की शेप में दिख रही थी, वही अब पिरामिड के शेप में आपको दिखने लगी। सारे स्टैक्ड हैं और यहाँ पर ये 3D पिरामिड चार्ट है। तो ये सारी कैटेगरी आपने देखी। नेक्स्ट कैटेगरी की हम बात करते हैं। अगर हम थोड़ा सा डेटा ले लेते हैं, ज्यादा नहीं ले रहे हैं यहाँ। अगर हम यहाँ पर इसी के बेसिस पे चार्ट सिलेक्ट इंसर्ट करना चाहते हैं, लेकिन अब हम कॉलम चार्ट नहीं इंसर्ट कर रहे। कॉलम में तो देखिए ये सारी कैटेगरी थी। अब बात करते हैं हम लाइन चार्ट की। तो लाइन चार्ट फिर अपनी उसकी कुछ कैटेगरीज है, जैसे एक सिंपल लाइन चार्ट है, फिर आपका ये स्टैक्ड लाइन चार्ट है, और ये 100% स्टैक्ड लाइन चार्ट है। अभी हम केवल सिंपल सा लाइन चार्ट लेते हैं। जैसे आप लाइन चार्ट पे क्लिक करेंगे, देखिए अलग अलग कलर की लाइंस आपको यहाँ पर दिख रही हैं, और यही वो चार्ट है जो आपने सबसे ज्यादा बनाया। कॉलम चार्ट के बाद सबसे ज्यादा जो चार्ट हम लोग ने स्कूल टाइम में, अगर आपको याद होगा, बनाया होगा, तो वो लाइन चार्ट ही बनता है। अब लाइन चार्ट में चीजें तो ठीक है खैर, लेकिन क्योंकि वैल्यूज में बहुत ज्यादा वेरिएशन तो था नहीं भाई, 89 के बाद 87, 88, 92 या आसपास की वैल्यूज है, इसीलिए बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं पता चल रहा है। तो ये डिफरेंस नहीं पता चल रहा है, तो इसके लिए, और कई बार ऐसा होता है कि केवल एक वैल्यू होती है। जैसे मान लीजिए अगर हम इसमें सिर्फ एक ही डेटा सीरीज लिए होते, एक से ज्यादा ली ही ना होती, तब तो ये लाइन चार्ट हम अच्छे से समझ सकते हैं। तब तो ये लाइन चार्ट समझ में आ रहा है कि भाई पहले उसके 89 मार्क्स थे, फिर उसके कुछ मार्क्स कम हुए, कंप्यूटर में 87 हो गए, फिर उसके मार्क्स जो है नेक्स्ट सब्जेक्ट में मैथ्स में 88 हुए, फिर फिजिक्स में उसके ज्यादा बढ़ गए 92 हो गए, लेकिन केमिस्ट्री में फिर उसके मार्क्स कम हो गए और 82 रह गए। तो एक डेटा सीरीज होती तब तो चार्ट को समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि सिंगल लाइन है, कंफ्यूजन कम है। लेकिन अब हमारे पास तो डेटा इतना सारा है, ये पूरे का पूरा डेटा है, तो इसीलिए क्या हो रहा है कि इतनी सारी लाइनों को समझने में हमें दिक्कत हो रही है। तो हम ये चाहते हैं, और होता भी एक्चुअली यही है, कि जब मल्टीपल डेटा सीरीज आपके पास होती हैं, तो उस सिचुएशन में आप लाइन चार्ट को सिंपल लाइन चार्ट की तरह से नहीं रखते हैं, बल्कि इसको कैसा रखते हैं, तब आप इसे स्टैक्ड लाइन चार्ट के फॉर्म में देखते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप स्टैक के फॉर्म में लाइंस को अरेंज करते हैं, तो एटलीस्ट लाइंस उतनी ज्यादा क्रिस क्रॉस नहीं होती हैं, आपस में एक दूसरे को काट नहीं रही होती है, जिसकी वजह से हमें कंफ्यूजन नहीं होता है। अब क्या है कि यहाँ पर जो है एक स्टूडेंट के सारे मार्क्स हैं यहाँ पर। अब ये इंग्लिश के मार्क्स दिख रहे हैं, फिर यहाँ पर कंप्यूटर के दिख रहे हैं, फिर थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ मैथ्स के दिख रहे हैं, फिर यहाँ फिजिक्स के दिख रहे हैं, और यहाँ पर केमिस्ट्री के दिख रहे हैं। तो एक स्टैक्ड कॉलम चार्ट जो है वो आपको सारी चीजें दिखाता है। बस आपको ये समझना होगा, अच्छे से इस बात को ध्यान रखना होगा कि जब भी हम बात करते हैं स्टैक्ड कॉलम चार्ट की, तो स्टैक का मतलब वैल्यू एक के ऊपर एक अरेंज है। तो अगर यहाँ पर पहले आपको बच्चे के इंग्लिश के मार्क्स दिख रहे हैं, तो इंग्लिश के मार्क्स के बाद जो वैल्यू आपको दिख रही है, मतलब ये पहले जो है आपको दिख रहे हैं यहाँ पे माइनस के मार्क्स, तो माइनस के बाद आपको दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स दिख रहे हैं, तो वो उसके ऊपर से दिखेगा। मतलब अगर मानस के इंग्लिश में 89 मार्क्स थे, तो सागर के इंग्लिश में अगर 74 हैं, तो ये लाइन कहां पर दिखेगी, 89 प्लस 74 पे दिखेगी। इसी तरीके से अगर अगले स्टूडेंट के 59 है, तो 89 प्लस 74 प्लस 59, यहाँ पर ये जो क्रॉस कर रही है, जो लाइन यहाँ आ रही है, वो नीचे से जुड़ते हुए चली आ रही है। और ये किसी भी स्टैक में होता है, ये लाइन चार्ट के लिए नहीं है, चाहे कॉलम में स्टैक होता, चाहे कोन में स्टैक होता, जितने भी स्टैक्ड चार्ट होते हैं उसमें वैल्यू इसी तरीके से इवेल्युएट होती है। तभी तो यहाँ पर ये देखिए 500 तक पहुंच जा रहा है, जबकि नंबर्स क्या, नंबर्स तो 89, 87, 88 ऐसे हैं, 100 के अंदर ही सबके नंबर है। और आपने अभी इससे पहले देखा था कि जब हम देख रहे थे तो वो 100 के अंदर ही दिख रहा था, और जब आप स्टैक चार्ट करते हैं तो फिर वो इस तरह से दिखने लगता है। तो बाकी सब तो ठीक है, इस चार्ट में हम समझ भी पा रहे हैं, बस समस्या एक ही रह गई कि हमें खुद पॉइंटर को धीरे धीरे रख के देखना पड़ता है कि ये तो इंग्लिश के दिखा रहा है, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, अभी तक तो इंग्लिश चल रहा था, अब यहाँ पर कंप्यूटर के मार्क्स आ गए। मतलब
सब्जेक्ट हमारी वैल्यू के साथ कहाँ पर मैच कर रहा है, वो मीटिंग पॉइंट क्या है, वो भी हम ही को ध्यान लगा करके देखना पड़ रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको खुद ना देखना पड़े तो इसी लाइन चार्ट को आप किस में बदल दें, सब कुछ ऐसी रखिए, सिर्फ लाइन विद मार्कर पॉइंट्स रखिए। ये सिंपल लाइन है और आगे तीनों कैटेगरी लाइन विद मार्कर पॉइंट्स की हैं। जैसे हम स्टैग्ड चार्ट ही बनाना चाहते थे लेकिन मार्कर पॉइंट के साथ बनाना चाहते थे, तो स्टैग्ड लाइन विद मार्कर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कहेंगे ओके। तो अब देखिए आपको मार्कर पॉइंट्स भी दिख रहे हैं। अब बहुत आसान है कि भाई ये इंग्लिश के, ये कंप्यूटर, ये मैथ, ये फिजिक्स, ये केमिस्ट्री, इस तरह से आप देख सकते हैं। और चीजों को जैसे भी आपको मैनेज करना है आप अपना मैनेज कर सकते हैं। तो ये है। अब यहाँ पर स्टूडेंट वाइज देख रहे हैं तो भाई ये मानस के मार्क्स है इंग्लिश के, ये मानस के कंप्यूटर के मार्क्स है, ये मानस के मैथमेटिक्स के मार्क्स है, ये मानस के फिजिक्स के मार्क्स है और ये केमिस्ट्री के मार्क्स है। तो आप देखेंगे कि केमिस्ट्री के मार्क अगर देखें तो ये 450 से कुछ पीछे रह गया है। तो क्यों पीछे रह गया है? क्योंकि ये आपको सभी मार्क्स के टोटल पर लेकर के गया है। लास्ट वाला जो होता है वो टोटल ऑफ ऑल मार्क्स होता है। तो इस तरह से आप लाइन चार्ट यूज कर सकते हैं। लाइन चार्ट में भी फिर आपके पास 3D चार्ट है। लाइन की भी एक वैरायटी 3D चार्ट की होती है। ये 3D लाइन चार्ट है, अगर आप चाहें तो इसे भी ऐसे यूज कर सकते हैं। और बाकी स्टाइल्स तो सारे अवेलेबल हैं, जो लेना है वो यहाँ से आप ले सकते हैं। तो उसकी जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा हमें स्टाइलिश नहीं करना है। एक सिंपल लाइन चार्ट है। हालांकि लाइन चार्ट जब हम बनाते हैं तो सबसे ज्यादा पॉपुलर जो लाइन चार्ट है वो स्टैग्ड लाइन विद मार्कर्स ही सबसे ज्यादा पॉपुलर होते हैं। क्योंकि एक तो ये डेटा को बहुत इजीली इंटरप्रेट करते हैं, इनके थ्रू डेटा का रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है और सबसे आसानी से ये समझ में आ जाते हैं। लाइन चार्ट के बाद में अगली कैटेगरी हमारी जो है, लाइन के बाद नेक्स्ट इज पाई चार्ट। लेकिन अभी हम पाई नहीं बता रहे, अभी हम आपको पहले बार चार्ट बता दें। जिस तरह से आपने कॉलम चार्ट देखा था तो आपने ये देखा था कि कॉलम हमेशा जो डेटा सीरीज है वो कॉलम में दिख रही है। लेकिन अगर आपको डेटा सीरीज कॉलम में ना देख करके रो वाइज देखनी है तो आप क्या करेंगे, तो आप बार चार्ट का यूज कर सकते हैं। कॉपी कर रहे हैं, यहीं पर इसे पेस्ट कर रहे हैं और इसके बेसिस पर अब हम बार चार्ट बनाएंगे। यहाँ पर आप देखिए डेटा सीरीज कॉलम के बजाय रो वाइज दिख रही है। और वही सिंपल बार चार्ट है, स्टैक्ड बार चार्ट है और यहाँ पर 100% स्टैक्ड बार चार्ट है। फिर वही आपका 3D क्लस्टर्ड बार चार्ट, क्लस्टर्ड 3D बार चार्ट, ये स्टैक्ड 3D बार चार्ट, 100% स्टैक्ड 3D बार चार्ट। और यही चीज सिलेंडर, कोन और पिरामिड में भी मिल रही है। तो आप जब भी बात करते हैं कॉलम चार्ट की और बार चार्ट की, तो नॉर्मल तो आपको मिलता ही है, उसके अलावा सिलेंडर, कोन और पिरामिड शेप्स भी मिलती हैं। आपकी एक बार फिर से आप ही की चॉइस है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो जो आपको रखना है उसे आप सिलेक्ट कीजिए और सिलेक्ट करते ही देखिए बार चार्ट आपके सामने बन करके आ जाएगा। अभी बार चार्ट में हम आएंगे। ये देखिए, तो ये बार के फॉर्म में दिख रहा है। बाकी वो पूरे के पूरे 11 लेआउट्स यहाँ भी मिलते हैं, मतलब डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का चार्ट ले रहे हैं। तो बार चार्ट में आपको 11 नहीं मिल रहे हैं, 9 ही लेआउट्स मिल रहे हैं। जैसा आपको रखना है वैसा आप रखिए। अब आप कहेंगे कि चार्ट तो बहुत ही ज्यादा कंप्रेस हो गया, अच्छा नहीं लग रहा, तो आप साइज बढ़ाइए, तो चार्ट भी पूरा का पूरा आपका आ जाएगा। बाकी ये वाला लेआउट है, ये वाला लेआउट है, जो आपको रखना हो वो रखिए। इतने सारे ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। बार चार्ट के बाद में नेक्स्ट कैटेगरी है एरिया चार्ट की। एरिया चार्ट भी एक ऐसा चार्ट होता है जो देखा जाए तो ऑफिशियली कॉर्पोरेट्स में ज्यादा यूज होता है। कैसा होता है देखने में? सिलेक्ट किया डेटा, यहाँ आए एरिया पे, और एरिया में सबसे पहले हमने एक सिंपल एरिया चार्ट ले लिया क्योंकि अभी हमें अंदाजा नहीं है कि किस किस तरह का क्या चार्ट करने वाला है। तो एक सिंपल हमने एरिया चार्ट ले लिया जो कि आपके डेटा को ट्रेंड लाइन से दिखाता है। क्या दिखा रहा है? सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स दिखा रहा है। और लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको ब्लू कलर का ही कवर्ड दिख रहा है, ब्लू कलर ने सबको कवर किया हुआ है। यानी ब्लू कलर का अपना एक एरिया, और ब्लू कलर किस सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है? केमिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो केमिस्ट्री की वैल्यू कुछ ऐसी है जिसने पीछे के सब्जेक्ट को ओवरलैप कर लिया है। यहाँ पर जैसे अगर अभी केमिस्ट्री के सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट के यहाँ पे केमिस्ट्री में किसी के मार्क्स कम कर देते हैं, बहुत ज्यादा कम कर देते हैं, यहाँ पे सपोज यहाँ कह देते हैं हम 33,
तो देखिए अब ये लाइन नीचे आ गई, ब्लू कलर जो है हट गया, तो पीछे की चीजें दिखने लगी। पर प्रॉब्लम ये होती है एरिया चार्ट के साथ कि अगर आपने सिंगल डेटा सीरीज ली हो, यहाँ के लिए भी एरिया चार्ट तब तो अच्छा है, फायदेमंद है, देखने में भी अच्छा लगता है, अगर आपकी वैल्यू डेटा सीरीज सिंगल है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। तब तो देखिए बड़े मजे से चीजें दिखाई देती हैं कि भाई ये इंग्लिश के नंबर थे 88, फिर ये मैथ्स के कंप्यूटर के नंबर थे इनके, फिर ये मैथ्स के थे, फिर ये फिजिक्स के थे, और फिर ये आगे चल के केमिस्ट्री के थे। तो सिंगल डेटा सीरीज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब आप मल्टीपल डेटा सीरीज की बात करते हैं, क्योंकि ये तो कोई नियम नहीं है कि शुरू में बच्चे के किसी एक बच्चे के सभी सब्जेक्ट्स में ज्यादा मार्क्स आएंगे। नंबर्स तो वेरिएशन ऐसा होता है कि कोई फिक्स नहीं है, और वैल्यूज अप एंड डाउन होती रहती हैं। तो अब अगर सिंगल डेटा सीरीज है और एरिया चार्ट बनाना था तो इस तरह का एरिया चार्ट हम बना सकते थे। लेकिन अगर मल्टीपल डेटा सीरीज है और आप बनाना एरिया ही चार्ट चाहते हैं, तो बस आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले हम डेटा सिलेक्ट कर लें। अगर ये काम करना भी है तो आपको जो है यहाँ पर क्या करना होगा, जो एरिया चार्ट आप बना रहे हैं वो सिंपल एरिया चार्ट ना बना करके उसे किस में बदल दें, उसे भी बदल दीजिए स्टैक्ड एरिया चार्ट में। क्योंकि जब आप स्टैक्ड एरिया चार्ट की बात करेंगे तो एरियाज के डिफरेंट स्टैक्स यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, और फिर आप ये चीज देख सकते हैं कि ये हमारा डेटा किस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये हमारा एरिया चार्ट है। अब यहाँ पे स्टैक्ड एरिया चार्ट ले रहे हैं, और स्टैक्ड एरिया चार्ट लेने के बाद जो है हम यहाँ से कहते हैं ओके। और अब आप देखिए हर एरिया जो है स्टैक के फॉर्म में दिख रहा है। बस यही है कि अब मार्क्स जो है टोटल होकर के आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये उनके अपने सब्जेक्ट जो इंग्लिश के मार्क्स दिख रहे हैं, ये सबके इंग्लिश के ही मार्क्स दिख रहे हैं। उसके बाद में सबके कंप्यूटर के मार्क्स दिख रहे हैं, फिर सबके मैथमेटिक्स के मार्क्स दिख रहे हैं। वो चांस की बात है कि ये ऐसे आया, मान लीजिए अभी यहाँ पर राम के हम बढ़ा देते हैं, मैथ्स के मार्क्स 54 है, 88 कर देते हैं, तो ये देखिए वैल्यू अपने आप ही अपडेट होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई किसी हमने एक ट्रेंड को फॉलो किया कि यहीं पर सबके नंबर कम करने या सबके नंबर ज्यादा करने, ऐसा कुछ नहीं है। तो अकॉर्डिंगली आप वैल्यूज को देख सकते हैं। तो ये स्टैक्ड एरिया चार्ट यूज कर सकते हैं आप, और एरिया चार्ट में भी आपको 3D एरिया चार्ट भी मिलते हैं। सिंपल एरिया को भी 3D, और ये स्टैक्ड एरिया चार्ट 3D फॉर्म में आप देख सकते हैं। ये सारे आपके पास एरिया चार्ट के लिए अवेलेबल है। तो आपने अभी तक देखा कॉलम चार्ट, कोन चार्ट, सिलेंडर चार्ट, पिरामिड चार्ट, फिर आपने देखा एरिया चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट। इतने चार्ट्स तो आपने देख लिए। अब हम बात करते हैं एक और चार्ट की, जिसका नाम है रडार चार्ट। कैसे बनता है? देखिए हर जगह पर हर तरीके का चार्ट नहीं बन सकता, ये तो यूजर का ही डिसीजन है कि कैसा डेटा तो कैसा चार्ट। हालांकि अभी तक जितने तरीके के चार्ट्स आपने पढ़े, उसकी खासियत ये है कि वो किसी भी तरीके के डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस आपको ये देखना है कि आसानी से आप किससे रिप्रेजेंट करा सकते हैं, वो वेराइटी आपको लेनी है। अब मान लीजिए यहाँ पर आपने क्या किया कि यहाँ पर कुछ क्लासेस के नाम लिख दिए, कुछ क्लासेस हमने यहाँ लिख दी कि जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पे क्लास 8th, क्लास 9th, और क्लास हमने यहाँ दे दिया 9th, और दे दिया क्लास 10th। ठीक है, सपोज 3 क्लासेस हैं हमारे पास, और 3 क्लासेस हैं, और 3 क्लासेस के कुछ सपोज 2 या 3 हमारे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। जैसे कुछ स्कूल्स में ऑप्शनल सब्जेक्ट में चॉइस में होता है SUPW हो गया, देन स्पोर्ट्स हो गया, और म्यूजिक हो गया। ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हर क्लास में बच्चे लेते हैं, लेकिन सभी बच्चों को SUPW नहीं लेना है, ऐसा कंपलसरी नहीं है। तो कुछ बच्चे SUPW ले लेते हैं, कुछ बच्चे स्पोर्ट्स ले लेते हैं, कुछ म्यूजिक ले लेते हैं। अगर हम मान के चले कि हमारी क्लास की स्ट्रेंथ 50 है, हर क्लास में 50 बच्चा पढ़ रहा है, तो SUPW जो है 8th स्टैंडर्ड में 25 बच्चों ने लिया, 10 बच्चों ने स्पोर्ट्स ले लिया, और 15 बच्चों ने म्यूजिक लिया। आउट ऑफ 50 स्टूडेंट्स 9th स्टैंडर्ड में SUPW लिया 20 स्टूडेंट्स ने, 20 ने ये लिया, और 10 ने म्यूजिक ले लिया। 10th में आउट ऑफ 50 स्टूडेंट्स ने जो है यहाँ पर 30 यहाँ पर लिया, मान लीजिए 10 स्टूडेंट्स ने लिया SUPW, 10 ने लिया यहाँ पर, या 15 ने लिया यहाँ पर स्पोर्ट्स, और 25 स्टूडेंट्स ने लिया म्यूजिक। तो अगर आप इस तरीके का डेटा दिखाना चाहते हैं तो इसके लिए रडार चार्ट भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है।
ऐसा नहीं है कि आप कॉलम से नहीं दिखा सकते या आप बार से नहीं दिखा सकते, वो तो दिखा ही सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको एक वैरायटी देनी है तो आप रडार चार्ट से भी ये चीज दिखा सकते हैं। डेटा को सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर इंसर्ट में जाएंगे और रडार चार्ट देखिए यहाँ पर अगर देखें तो नहीं मिल रहा, पर उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, अदर चार्ट्स में। अदर चार्ट्स में जब आप आएंगे तो यहाँ पर एक वैरायटी मिलेगी, एक कैटेगरी मिलेगी रडार की, और उसके अंदर आपको 3 टाइप्स ऑफ रडार चार्ट्स मिलेंगे, जिसमें से पहला है आपका सिंपल रडार चार्ट, दूसरा है आपका यहाँ पर रडार विद मार्कर पॉइंट्स, और तीसरा है फील्ड रडार चार्ट। तो जो भी आपकी चॉइस हो, फिलहाल हमने सबसे सिंपल रडार चार्ट की बात करी। तो ये एक ऐसा चार्ट होता है जब हम इसे इंसर्ट करते हैं तो इसकी एक्स और वाई एक्सिस नहीं होती है। अभी तक आप देख रहे थे हर चार्ट जो आप इंसर्ट कर रहे थे उसकी एक्स एक्सिस भी थी और वाई एक्सिस भी थी, लेकिन ये एक ऐसा चार्ट है जिसकी एक्स और वाई एक्सिस नहीं होती, बल्कि इसकी क्या होती है, इसकी जीरो एक्सिस होती है। तो जीरो एक्सिस यहाँ पर कहाँ है, ये जीरो एक्सिस यहाँ पर है, आपको दिख रही है। तो हर क्लास को एक कलर से रिप्रेजेंट किया है, 9th को रिप्रेजेंट किया गया, 8th को रिप्रेजेंट किया है ब्लू से, 9th को रेड से और 10th को ग्रीन से। अब यहाँ पर 5 वैल्यूज का डिफरेंस दिया गया है और यहाँ पर 0, 5, 10, 15, 20, 25 का स्केल आपको दिख रहा है। अब तीनों सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो अगर हम बात करें 8th स्टैंडर्ड के SUPW के मार्क्स की, स्टूडेंट्स की, तो ये 8th स्टैंडर्ड के SUPW के स्टूडेंट है, ये 8th स्टैंडर्ड है यहाँ पर, ये 8th स्टैंडर्ड का स्पोर्ट्स के स्टूडेंट है और ये 8th के म्यूजिक के स्टूडेंट्स हैं। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट क्लास की तो 9th के SUPW के स्टूडेंट्स, ये 9th के SUPW के स्टूडेंट, सॉरी स्पोर्ट्स के स्टूडेंट्स, और ये 9th के म्यूजिक के स्टूडेंट्स हैं। इसी तरह से 10th के हम बात करें तो 10th के SUPW के स्टूडेंट्स, फिर हम बात करें 10th के स्पोर्ट्स के स्टूडेंट्स और 10th के म्यूजिक के स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ये आपको चीजों को दिखाता है। ये तो आपका सिंपल रडार चार्ट था। अगर आप इसी चार्ट को मार्कर पॉइंट से देखते तो मार्कर पॉइंट जो है लोकेट करने में आसान कर देते हैं, मतलब अभी ढूंढना पड़ रहा है, अब क्या सिर्फ पॉइंटर वहां रखी और हो गया। जैसे SUPW अगर आप देखें तो 8th के बच्चे, 9th के बच्चे, 10th के बच्चे। स्पोर्ट्स में देखें तो 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड ये है और 10th स्टैंडर्ड ये है। म्यूजिक में देखें तो 8th स्टैंडर्ड जो है वो ये है, 9th स्टैंडर्ड ये और 10th स्टैंडर्ड ये है। तो मार्कर पॉइंट्स अच्छे लगते हैं देखने में और चार्ट को इजीली इंटरप्रेट करने में भी हेल्प करते हैं। फील्ड रडार चार्ट कहेंगे तो इसमें से मार्कर हट जाएंगे और उसकी जगह पे कलर फिल होके आ जाएगा। तो ये भी एक तरीका है, बाकी चॉइस आपकी है, जो भी आप रखना चाहें, जैसा आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। तो फिलहाल हमने यहाँ पे कह दिया कि भाई हमको मार्कर पॉइंट्स वाला चार्ट ज्यादा ठीक लग रहा है। अब इसमें अगर मान लीजिए आप एक क्लास और बढ़ा देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कह दिया कि हम 11th स्टैंडर्ड बढ़ा रहे हैं, 11th में भी हमारे पास 50 बच्चे हैं, जिसमें से यहाँ मान लीजिए हमने कहा 15 बच्चों ने ये लिया, 15 बच्चों ने ये लिया और 20 बच्चों ने म्यूजिक लिया है। अब इस डेटा को हम इसी चार्ट में अपडेट करना चाहते हैं तो चार्ट को सिलेक्टेड रखेंगे, डिजाइन टैब पे जाएंगे, सिलेक्ट डेटा पे जाएंगे, पूरा एरिया सिलेक्ट करेंगे और इतना करके जैसे हम ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक और कलर से रिप्रेजेंटेशन बढ़ गया, एक पर्पल कलर और आ गया जो कि 11th क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर आप एक सब्जेक्ट और बढ़ा दें, मान लीजिए हमने कहा कि एक सब्जेक्ट और बढ़ गया और सपोज 60 स्टूडेंट्स से, या कुछ हम चेंज कर देंगे वैरायटी अभी, तो हमने कहा एक सब्जेक्ट यहाँ पर और ले लेते हैं हम कि यहाँ है मान लीजिए ड्राइंग ले लिया हमने सपोज। तो अब हमने यहाँ कहा 60 बच्चे पढ़ रहे थे, यहाँ हमने कहा 20 बच्चे ये पढ़ रहे हैं, 50 बच्चे हैं, यहाँ 5 बच्चों ने ये ले लिया, तो ये हो गया। यहाँ पर 15, यहाँ पर 10, 15 बच्चों ने ड्राइंग ले लिया। यहाँ पर मान लीजिए 15 बच्चों ने ये लिया, 10 बच्चों ने ये ले लिया और यहाँ 10, 10 और तो ये देखिए अब हमें एक सब्जेक्ट हमने बढ़ा दिया है। तो इस सब्जेक्ट को बढ़ाने के लिए भी, मतलब चार्ट में अपडेट करने के लिए, तो वही डिजाइन, सिलेक्ट डेटा और इसके बाद आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे और कहेंगे ओके। तो देखिए अभी तो आप देख रहे थे कि कलर बढ़ गया था, एक लाइन बढ़ गई थी,
लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो आपके चार्ट, जो रडार चार्ट था, उसकी एक आर्म बढ़ जाएगी। ये देखिए शेप चेंज हो गई। तो इस तरह से जैसे जैसे सब्जेक्ट्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे रडार चार्ट में नई आर्म बनती जाती है। और ये डिपेंड इसी बात पर करता है कि आप कितने डेटा सीरीज दिखा रहे हो, है ना। तो जैसे जैसे सीरीज यहाँ पर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके चार्ट की आर्म बढ़ती जाएगी। तो ये रडार चार्ट है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन इनके अलावा एक चार्ट आपने और भी अक्सर देखा होगा। जैसे एक डेटा बना लेते हैं यहाँ पे, कि सपोज हमने कहा कि यहाँ पर हम कुछ सिटीज की बात कर रहे थे, यहाँ कुछ सिटी के नाम लिख देते हैं। सबसे पहले हमने लखनऊ लिख दिया, हमने कानपुर लिख दिया, और हमने लिख दिया यहाँ पे मान लीजिए इलाहाबाद। इलाहाबाद लिखा, और एक और छोटा सा शहर लिख लेते हैं कुछ भी, आगरा ले लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ हमने क्राइटेरियाज डाल दिए। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि हम यहाँ पे डाल देते हैं पॉल्यूशन, और यहाँ मान लीजिए एक लिख लिया क्राइम, और एक लिख दिया करप्शन। तो अब मान लीजिए हमने कहा कि पूरे प्रदेश में अगर 100% पॉल्यूशन है, वैसे तो पूरे स्टेट की सिटीज होनी चाहिए अगर हम स्टेट वाइज देख रहे हैं, पर फिलहाल हम 4 सिटी की बात कर रहे हैं। तो पॉल्यूशन इन चारों सिटी में अगर 100% है, तो लखनऊ में कितना परसेंट है, कानपुर में कितना परसेंट है, इलाहाबाद में कितना परसेंट है, और आगरा में कितना परसेंट है। तो सपोज हमने ऐसे ही वेग वैल्यू ले रहे हैं, कुछ हमें अंदाजा नहीं है, फिर भी हमने कहा कि लखनऊ में ओवरऑल 35% तो लखनऊ ने कवर किया हुआ है। फिर हमने यहाँ पे कह दिया मान लीजिए 20% जो है कानपुर ने कवर किया हुआ है पूरे स्टेट का। तो अभी उसके बाद जो है हमारा यहाँ बचा 55%, 45% बचा है। तो हमने कहा 25% जो है ये कवर किया हुआ है आगरा, इलाहाबाद ने। तो ये हो गया आपका 80%, और बचा हुआ 20% किसने कवर किया हुआ है, आगरा ने। अब बात करते हैं क्राइम की। तो क्राइम मान लीजिए ले लेते हैं 30% यहाँ पर है, 40% यहाँ पर है, 10% यहाँ पर है, और 20% यहाँ पर है। किसी भी सिटी के साथ अगर आपके सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं तो प्लीज ऑफेंड मत होइएगा, ऐसे ही लिख रहे हैं, सिर्फ बस ये मनगढ़ंत वैल्यूज हैं। करप्शन में हमने कहा लखनऊ में तो कोई करप्शन है ही नहीं, 10%। कानपुर में करप्शन है, मान लीजिए कह दिया भाई 30% करप्शन कानपुर में है। फिर यहाँ पे कह दिया 30% यहाँ पर है, और 30% यहाँ पर है। तो कुछ इस तरीके से परसेंटेज वाइज हम डेटा बना रहे थे। यूजुअली इस तरीके की चीजें होती हैं, पॉल्यूशन है, पॉपुलेशन है, इस तरीके की चीजें एनालिसिस में की जाती हैं। तो ये आपको अगर देखना है तो वैसे तो आपके पास चार्ट का पूरा भंडार है। अब आप बार है, लाइन है, एरिया है, या आपके कॉलम है, कोन है, सिलेंडर है, पिरामिड है, तो ये तो सब कर ही सकते हैं। और मगर उसके अलावा एक बहुत अच्छी तरीके का चार्ट यहाँ पर मिलता है जिसमें परसेंटेज वाइज चीजों के रेशो को दिखाया जा सकता है, एंड दैट चार्ट इज पाई चार्ट। पाई चार्ट, पाई वर्ड ही जो मिलता है, पाई वर्ड जो बना हुआ है ये पीस वर्ड से बना है। पीस मतलब एक टुकड़ा, स्लाइस। तो अगर आपको भी यहाँ पर स्लाइस के फॉर्म में अपने डेटा को रिप्रेजेंट करना है तो आप पाई चार्ट का यूज कर सकते हैं। पाई भी एक बार फिर से वैरायटी में अवेलेबल है। ये सिंपल पाई है, ये एक्सप्लोडेड पाई है, यहाँ पर ये जो आपको मिल रहा है पाई ऑफ पाई है, और यहाँ पर मिल रहा है आपको बार ऑफ पाई। तो यूजुअली हम पाई या एक्सप्लोडेड यूज करते हैं, या यही चीज को आप 3D फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। ये जो आपका बार ऑफ पाई और पाई ऑफ पाई चार्ट है, ये सभी तरीके के डेटा पर सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं होता, इसलिए इसको हम नहीं यूज करेंगे। अभी हम एक सिंपल पाई चार्ट की बात करते हैं। पाई चार्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए आपको क्या दिखाने लगा, एक सर्कुलर चार्ट बन के आ गया है, जिसमें वो आपको सारी सिटीज को अलग अलग कलर से दिखा रहा है। और यहाँ दिखा रहा है कि भाई लखनऊ जो है पॉल्यूशन कितना कवर कर रहा है, कानपुर कितना एरिया कवर कर रहा है, देन इलाहाबाद, एंड लास्ट में आगरा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और क्या आपको इस चार्ट में कोई कमी लग रही है, देख के बताइए।
किसी को भी कोई कमी लग रही है इस चार्ट में? मैम क्राइम और करप्शन नहीं दिखा रहा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यस मैम, बहुत बढ़िया, शाबाश। सिर्फ पॉल्यूशन है। हाँ, आपने नोटिस किया कि इस चार्ट में एक प्रॉब्लम है, वो क्या, कि सारी सीरीज कवर ही नहीं हो रही है, एक ही डेटा सीरीज आ रही है, दैट इज पॉल्यूशन। क्राइम और करप्शन तो आ ही नहीं रहा। तो अब यहाँ पर इस बात को बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए कि ये चार्ट अगर इस तरह से नहीं दिख रहा तो हमें थोड़ा सा सबसे पहले दिमाग में आएगा कि अच्छा तो चलो रो कॉलम चेंज करके देख लेते हैं, हो सकता है इस वजह से ना आ रहा हो। तो एक बार रो कॉलम चेंज करके देख लेते हैं। तो अब देखिए, क्राइम, पॉल्यूशन और करप्शन सब आ रहा है, लेकिन किस सिटी का आ रहा है? केवल लखनऊ। लखनऊ का आ रहा है। तो ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि पाई चार्ट की ये स्पेशलिटी समझ लीजिए कि उसकी खासियत है, या समझ लीजिए कि ये उसका एक ड्रॉबैक है, उसकी कमी है, कि ये एक बार में एक डेटा सीरीज पर ही काम करता है। ये एक से ज्यादा डेटा सीरीज पे काम कर ही नहीं सकता। मतलब अगर पहले दिख रहा था तो क्या दिख रहा था? पहले ये चार्ट को ऐसे दिखा रहा था, चारों शहर लेकिन केवल पॉपुलेशन। जब हमने उसको रो कॉलम में कन्वर्ट किया तो तीनों चीजें दिखा रहा है लेकिन एक शहर की दिखा रहा है। तो इसकी ये नेचर होता है पाई चार्ट का कि ये एक ही डेटा सीरीज लेता है। तो या तो ये ऐसे वर्टिकल डेटा सीरीज लेगा या ये हॉरिजॉन्टल लेगा, लेकिन ये ऐसा कभी नहीं कर सकता कि इधर भी एक से ज्यादा चल रहे और इधर भी एक से ज्यादा चल रहे। पॉसिबल ही नहीं है। पर अगर आपको भी कह दिया जाए कि नहीं पाई चार्ट ही बनाइए, तो आपके पास क्या रास्ता है? आपके पास एक रास्ता ये है, फिर से वापस पहले की तरह कर दे रहे हैं, कि जैसे पॉल्यूशन का बनाया है वैसे ही क्राइम और करप्शन का भी चार्ट बना दिया जाए। कैसे बनाएंगे? अब आपको सिटी के साथ पॉल्यूशन नहीं लेना है बल्कि क्राइम लेना है। तो कंट्रोल की दबाएंगे और क्राइम वाला एरिया भी सिलेक्ट करेंगे, और फिर कहाँ जाएंगे? इंसर्ट, फिर कहाँ जाएंगे? पाई, और सिंपल पाई ले रहे हैं। ये देखिए, अब की बार क्राइम का चार्ट आ गया। तो ऐसे ये एक तरीका हो गया आपके पास कि भाई ये इस तरह से तो आप कर सकते हैं, पर ऐसा किसी कीमत पर पॉसिबल नहीं कि एक साथ पॉल्यूशन, क्राइम, करप्शन देख ले सभी शहरों का, नॉट पॉसिबल। फिर आपने कहा कि भाई ऐसे ही हमें करप्शन देखना है, तो एक बार अपना सिटीज के नेम सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल की दबा के इसे सिलेक्ट कीजिए, इंसर्ट कीजिए, पाई में आइए, और फिर यहाँ से ये कर लीजिए। तो ये तीन अलग अलग चार्ट के थ्रू तो आप दिखा सकते हैं। बाकी आप कुछ ऐसा कभी नहीं कर सकते कि एक साथ सभी शहर और सभी क्राइटेरिया आ जाए। हाँ, ये अलग बात है कि इस चार्ट को देखना है अगर आपको, तो देखने के लिए आपके पास सिंपल पाई तो है ही। अगर आप चाहें तो इसको यहाँ पर 3D पाई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो इसको एक्सप्लोडेड पाई में, एक्सप्लोडेड 3D पाई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी है। ऊपर कलर वलर तो सब दिए ही हैं, जैसा लेना है वैसा आप ले सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप वैल्यूज को भी साथ में प्रिंट कराना चाहते हैं तो आपके पास देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन है, आप सबकी वैल्यू उनके साथ में प्रिंट करा दीजिए। ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं। इतने सारे लेआउट्स हैं, जो लेआउट पसंद हो वो लेआउट ले लीजिए। तो 3D पाई हो या कैसा एक्सप्लोडेड पाई हो, मतलब कैसा भी पाई चार्ट हो, ये हम तब तक इस्तेमाल नहीं कर सकते, तब कभी भी नहीं इस्तेमाल कर सकते जब आपकी डेटा सीरीज एक से ज्यादा हो। अगर डेटा सीरीज केवल इतनी होती तो पाई बन सकता है, अगर डेटा सीरीज केवल इतनी होती तो पाई बन सकता है। पर डेटा सीरीज यदि ये सब है, यानी इतने सारे रो और इतने सारे कॉलम है, तो पाई चार्ट का कोई औचित्य नहीं बनता है, पाई बनता ही नहीं है मल्टीपल डेटा पे। पर अगर आपसे ये कह दिया जाए कि नहीं हमें तो पाई जैसा ही चाहिए, और वो भी मल्टीपल डेटा सीरीज, देखने में भी पाई जैसा लगे और सारी डेटा सीरीज एक साथ दिखाए, तो यदि आप इसका एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सब्स्टिट्यूट चाहते हैं, तो उस सब्स्टिट्यूट के लिए आपको क्या करना होगा? सब्स्टिट्यूट के लिए आप डेटा को सिलेक्ट करें और इंसर्ट मेन्यू, इस पे टैब पे आए, और यहाँ पर लास्ट में अदर चार्ट्स में एक बार फिर चले जाएं, और यहाँ पर आएंगे तो आपको एक चार्ट मिलता है जिसका नाम है डोनट। आप लोगों ने डोनट केक्स खाए हुए हैं। यहाँ पर इस चार्ट को भी डोनट चार्ट इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस चार्ट की शेप डोनट चार्ट जैसी, डोनट जैसी ही होती है। और सिंपल डोनट, एक्सप्लोडेड डोनट मिलता है, कोई सा भी एक ले लिया हमने। तो ये देखिए ये बन तो गया, हालांकि अभी इसे समझना बहुत मुश्किल है। क्यों समझना मुश्किल है? क्योंकि कहीं कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो अगर सबसे पहले हम इसका स्टाइल कुछ ऐसा कर दें कि आसानी से समझा जा सके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे
कि उसके लिए चार्ट तो सिलेक्टेड है ही, यहाँ से स्टाइल में आएंगे और कोई भी स्टाइल ले लीजिए जो पसंद हो। तो हमने मान लीजिए कि हमने कहा ये ले लेते हैं। अब देखिए ये चार्ट कुछ समझ में आने लगा। यहाँ पर क्या है, अब आप देखें तो यहाँ पर 3 सर्किल आपको दिख रहे हैं, 3 डोनट दिख रहे हैं जो एक के अंदर एक लगे हुए हैं। तो एक्चुअली यहाँ पर 3 डोनट्स क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि 3 आपके क्राइटेरियाज हैं, पॉल्यूशन, क्राइम, करप्शन। तो सबसे पहले आपको क्या दिखा रहा है, पॉल्यूशन। ये लखनऊ का पॉल्यूशन है, ये कानपुर का पॉल्यूशन है, ये इलाहाबाद का पॉल्यूशन है और ये आगरा का पॉल्यूशन। तो यहाँ पर डेटा सीरीज अंदर से बाहर की तरफ चलती है। सबसे पहले पॉल्यूशन की डेटा सीरीज देखिए, पॉल्यूशन के बाद आप क्राइम देखिए, लखनऊ का क्राइम, कानपुर का क्राइम, इलाहाबाद का क्राइम और आगरा का क्राइम। फिर तीसरी डेटा सीरीज है हमारी करप्शन, तो ये लखनऊ का करप्शन, कानपुर का करप्शन, इलाहाबाद का करप्शन और आगरा का करप्शन। तो मल्टीपल डेटा सीरीज अगर आप देखना चाहते हैं और चार्ट पाई की तरह ही चाहिए तो पाई चार्ट आप नहीं बना सकते, उसके लिए आपको डोनट चार्ट बनाना होगा। हाँ, अगर आप ये चाहते थे कि भाई ये तो उसने ऐसे क्राइटेरिया वाइज दिखाया, भाई करप्शन दिख रहा है, फिर ये आप चाहते हैं कि शहर के हिसाब से दिखाए, मतलब सिटी वाइज दिखाए कि लखनऊ है तो लखनऊ का क्राइम, करप्शन, पॉल्यूशन एक साथ हो, फिर इलाहाबाद का क्राइम, करप्शन, पॉल्यूशन एक साथ हो, कानपुर का क्राइम, करप्शन, पॉल्यूशन एक साथ हो और आगरा का क्राइम, करप्शन, पॉल्यूशन एक साथ हो। तो उस सिचुएशन में कुछ खास नहीं करना है आपको चार्ट को ऐसे ही सिलेक्टेड रहने देना है और बस क्या कह देना है, स्विच रो टू कॉलम। इतना कहते ही देखिए 3 सर्किल 4 सर्किल में बदल गए। क्यों? क्योंकि अब ये सर्किल जो है आपके सिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अंदर सबसे पहले लखनऊ की बात हो रही है, लखनऊ का पॉल्यूशन, लखनऊ का क्राइम, लखनऊ का करप्शन। उसके बाद दूसरी सिटी कानपुर, कानपुर का पॉल्यूशन, कानपुर का क्राइम, कानपुर का करप्शन, तीनों चीजें दिख रही है। फिर तीसरी सिटी है इलाहाबाद, इलाहाबाद का पॉल्यूशन, इलाहाबाद का क्राइम और इलाहाबाद का करप्शन। और चौथी सिटी है हमारी आगरा, तो आगरा का क्राइम, सॉरी आगरा का पॉल्यूशन, आगरा का क्राइम और आगरा का करप्शन। तो ये तरीके होते हैं जिससे आप चार्ट इंसर्ट करते हैं। देखिए बता हमने आपको मैक्सिमम चार्ट्स दिए जो आपके डे टू डे नीड को फुलफिल करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बनाएं। ज्यादातर करके तो जरूरत आपको जो है कॉलम की या कौन सिलेंडर पिरामिड या 3D चार्ट की पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर रिक्वायरमेंट के बेसिस पर आप देखना चाहें तो आपके पास हमने ऑप्शन सारे दे दिए। इस तरीके से आपको कभी भी चार्ट चाहिए तो आप ले सकते हैं। बाकी फॉर्मेट यहाँ पर वो लेआउट मिल रहे हैं, आपको वैल्यू को साथ में देना है तो आप दीजिए, आपको ये दिखाना है तो आप ये दिखाइए, ऐसे दिखाना है तो ऐसे दिखाइए। माने लेआउट्स यहाँ पर जो उसके मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं, जो आपको अच्छा लगे वो लेआउट आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये हो गई हमारी चार्ट की बात। चार्ट के बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है आपका हाइपरलिंक। जैसे अगर मान लीजिए आपने कहा कि यहाँ पर लिखा, आप देना चाहते थे कि सेल्स रिपोर्ट और यहाँ पर आप चाहते थे कि लिखा हो जनवरी और जनवरी की सेल्स रिपोर्ट आपको मिल जाए, जो कि इस शीट में, इस फाइल में बनी ही नहीं है। इस फाइल के अंदर जनवरी की सेल्स रिपोर्ट बनी ही नहीं है। जनवरी की सेल्स रिपोर्ट तो किसी दूसरी फाइल में बनी है, मगर आप चाहते हैं कि यहाँ जरूरत पड़ने पर वो फाइल आपके सामने खुल जाए। तो ऐसा करने के लिए जाहिर सी बात है कि आपको क्या करना होगा कि यहाँ कुछ लिख करके एक कनेक्शन बनाना होगा और उस कनेक्शन पर पहुंचना होगा। तो ऐसा कनेक्शन जो आपको फाइल से, एक फाइल से दूसरी फाइल में ले जाए, जिस पर क्लिक करते ही आप एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाए, उस कनेक्शन को हम कहते हैं हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक कैसे इंसर्ट करते हैं? Ctrl+K शॉर्टकट है, आपने इसको पहले भी यूज किया है, MS वर्ड में आपने इसको यूज किया होगा। तो आपको जहां पर भी हाइपरलिंक चाहिए सबसे पहले उस सेल को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करके Ctrl+K प्रेस कर दें। Ctrl+K प्रेस करते ही वो आपसे पूछता है कि भाई आपको कौन सी फाइल का हाइपरलिंक चाहिए। मान लीजिए हमने एक फाइल यहाँ बनाई थी, ऐसा हालांकि उसमें कोई डेटा है नहीं, पर फिर भी चलिए ये फाइल थी तो हमने इस फाइल को सिलेक्ट किया। जैसे हम इस फाइल को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि फाइल का एड्रेस ये है और यहाँ दिखा रहा है टेक्स्ट टू डिस्प्ले में क्या दिखाई देगा, फाइल का नाम। जैसे अगर आप ओके करें तो देखिए फाइल का नाम यहाँ दिख रहा है और एक लिंक के फॉर्म में दिख रहा है। कैसे पता लिंक के फॉर्म में दिख रहा है? क्योंकि वहां पर वो कंटेंट अपने आप ही ब्लू कलर से अंडरलाइन होकर के आ गया है और यही तो एक लिंक की पहचान होती है।
तो आपको अगर इस लिंक पे जाना है तो बस क्लिक कर दीजिए, आपको यहाँ कंट्रोल की जरूरत नहीं है, आप क्लिक करें तो क्लिक करते ही देखिए उस फाइल में पहुंच गए जिस फाइल का आप अभी लिंक देके आए थे, ये दूसरी फाइल खुल गई है हमारी। तो इस तरह से कभी भी जरूरत पड़ने पर हम एक फाइल से दूसरी फाइल में पहुंच सकते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं ये एक दूसरी फाइल खुली है यहाँ पर, यस मैम। है ना। तो अभी क्या है कि हमको जो है अब अपनी फाइल में वापस जाना है, तो फिर से हम अपनी उसी फाइल में वापस जा रहे हैं जिसमें हम काम कर रहे थे। तो ये हमारी वो फाइल थी जिसमें देखिए लिंक बना हुआ था, और अब आप देखें तो ये लिंक पर्पल कलर का हो चुका है, जिसका मतलब क्या है कि ये आपको ये बता रहा है कि भाई इस लिंक पे कम से कम लोगों ने एक बार तो विजिट किया है। पहली ही बार विजिट करने पर लिंक का कलर ब्लू से पर्पल हो जाता है, बार बार विजिट करने पर लिंक का कलर नहीं बदलता। तो आपने कहा सब कुछ तो ठीक है, लेकिन हम यहाँ लिखना तो नहीं चाहते थे ये नाम, हम लिखना चाहते थे जनवरी मंथ का नाम लिखना चाहते थे, पर यहाँ तो क्या हुआ कि यहाँ पर पूरी फाइल का नाम लिख के आ गया। तो कभी अगर आप ऐसा चाहते हैं कि लिंक इंसर्ट करना है लेकिन फाइल का नाम नहीं लिखना चाहते, तो क्या करेंगे, सेल को सिलेक्ट करेंगे, सॉरी सेल को सिलेक्ट करेंगे, और इसे फिलहाल तो हम डिलीट कर रहे हैं यहाँ पे लिंक को, फिर से हम कंट्रोल के कर रहे हैं और इस बार फिर फाइल वही सिलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अब की बार टेक्स्ट टू डिस्प्ले में जो भी लिखा है उसे मिटा देंगे, और यहाँ पर हम जो लिखना चाहते हैं यानी दिखे क्या, तो ये बता रहा है कि टेक्स्ट क्या डिस्प्ले हो ये, और पहुंचे कहाँ, यहाँ, और जनवरी सेल लिखना था, इतना किया। तो देखिए अब आपको यहाँ पर जनवरी सेल दिख रहा है, आप क्लिक करेंगे तो फिर सेम फाइल पर आप पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से आप लिंक इंसर्ट करते हैं और अपना मनचाहा डेटा वहां लिख सकते हैं, और एक फाइल से किसी दूसरी फाइल पे पहुंच सकते हैं। या मान लीजिए आपने कहा कि यहीं से आपको इंटरनेट पे जाना है, आपको ब्राउजर गूगल की विंडो खोलनी है, तो अगर ऐसा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से फिर आप यहाँ पर, यहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ कुछ सिलेक्ट नहीं करना है, एड्रेस में आके सिर्फ पूरा का पूरा गूगल का आपको जो है एड्रेस दे देना है। आपको पता ही होता है http://www.google.com, साइट का नाम लिख दिया। यहाँ क्या लिखना चाहते हैं वो आप लिख दीजिए, अगर कुछ लिखना है तो आस्क क्वेश्चन ऑन गूगल, ये लिख दिया और यहाँ से कहा ओके। अब देखिए ये लिंक बन के आ गया है। अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपके सामने ब्राउजर की विंडो ओपन हो जाएगी, जो कुछ इस तरह से दिख रही होगी। क्लियर है आप सबको? यस मैम। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ब्राउजर की विंडो भी खोलनी पड़ती है। अब आप सोच रहे होंगे कि कभी जरूरत पड़ेगी ब्राउजर की, जरूरत पड़ सकती है। जैसे आपने कहा कि यहाँ पर हम अपनी जो हमारी साइट है, कंपनी की वेबसाइट है, वहां पर जाना चाहते हैं। तो जैसे हमने कहा कि यहाँ पे लिख दिया क्लिक बिलो टू सी टू गो टू वेबसाइट, गो टू आवर वेबसाइट, ये लिखा हमने। मतलब हम ये लिखना चाहते हैं यहाँ पर, चाहते हैं कि यहाँ पे एक लिंक हो और उससे हम अपनी वेबसाइट पे पहुंचे। तो कंट्रोल के, अब वेबसाइट पे जाना है तो जाहिर सी बात है वेबसाइट का एड्रेस तो हम ही को मालूम होगा। तो ये www.nitechindia.co.in, इतना करेंगे। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पे मान लीजिए आप लिख दीजिए जो भी आपको लिखना है, सिर्फ वेबसाइट ही लिखना था, लिख दिया और ओके किया। अब यहाँ वेबसाइट लिखा है, आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने ब्राउजर विंडो ओपन होगा और उसमें आप नाइटेक की वेबसाइट को एक्सप्लोर कर रहे होंगे कुछ इस तरह से। देख रहे हैं आप लोग, नाइटेक की वेबसाइट खुल गई आपके सामने। दिख रहा है ना? यस मैम। तो इस तरह से आप पहुंच सकते हैं और हाइपरलिंक्स को यूज करते हैं, हाइपरलिंक्स इंसर्ट करते हैं अपनी वर्कशीट में
और जरूरत पड़ने पर काम कर लेते हैं। इसके बाद में टेक्स्ट बॉक्स है, वैसे तो जरूरत नहीं है पर फिर भी अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो एक टेक्स्ट बॉक्स वहां पे क्लिक करिए, टेक्स्ट बॉक्स बनाइए, जो कुछ लिखना है लिखिए और लिखने के बाद पूरी फॉर्मेटिंग करिए, फॉर्मेट में आके बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने MS वर्ड में की थी। जैसे आपको टेक्स्ट बॉक्स की कैसा कलर वलर चाहिए वो यहाँ से ले लीजिए, जो भी आपको चाहिए। फिर आपने कहा कि आउटलाइन को भी कुछ कलर वलर देना है, बिल्कुल अलग ही सा कलर दे दीजिए। आउटलाइन का कैसा स्टाइल चाहिए वो थिकनेस ले लीजिए यहाँ से। आउटलाइन को किस तरीके का डैशिंग स्टाइल देना है तो वो यहाँ से ये दे दीजिए, ये डैश स्टाइल हो गए। कैसा शेप देना है, इफेक्ट देने हैं, शेडो वेडो ये सब दिखा रहा है देखिए, है ना, रिफ्लेक्शन है, ये सब है, तो ये दे सकते हैं। इनफैक्ट इसके अलावा जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो कैसे देखना चाहते हैं, ऐसे देखना चाहते हैं, इतने सारे स्टाइल्स हैं, जैसा चाहिए वैसा ले लीजिए यहाँ से, है ना। फिर फॉन्ट में कैसा कलर, आउटलाइन, टेक्स्ट को भी इफेक्ट, तो ये सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है एक्सेल में, लेकिन फिर भी अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। तो ये सब ऑप्शन है, क्योंकि बार बार हम एक्सेल में कहते हैं कि आपको ज्यादा कुछ करना ही नहीं होता है। यहाँ पर मान लीजिए अभी यहाँ पे हम लिख देते हैं नाइटेक, तो देखिए आप नाइटेक को थोड़ा साइज यहाँ से बड़ा कर दें। साइज बड़ा करने के लिए होम टैब में आएंगे और यहाँ से हम साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं तो आप अच्छे से देख पाएंगे। 44 कर दिया। बॉक्स की भी हाइट थोड़ा बढ़ा देते हैं, इसको हम ऐसे कर देते हैं। सेंटर में लाना है, सेंटर लाइन कर दीजिए। और क्या कर सकते हैं आप, ये देखिए ये सब स्टाइल है, जो आपको पसंद हो वो ले लीजिए। फिर आउटलाइन टेक्स्ट की कैसी करनी है, टेक्स्ट की भी आउटलाइन अगर बदलनी हो तो बदलिए, वो दुनिया भर के तामझाम है पूरे आपके पास, जो कुछ आप रखना चाहे रख लीजिए। तो इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं और फॉर्मेट कर लेते हैं उसको भी। टेक्स्ट बॉक्स के बाद में नेक्स्ट क्या है, हेडर एंड फुटर। तो हेडर एंड फुटर जो होते हैं वो आप कहाँ देते हैं, वो आपके जो हेडर एंड फुटर है उसके लिए हमने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको एक व्यू मिलता है, एक्सेल की विंडो में एक ऐसा व्यू मिलता है जहां से डायरेक्टली आप शीट पे रहते हुए ही हेडर फुटर दे देते हैं। और हेडर फुटर होते क्या है, हेडर फुटर वो डेटा होता है जो शीट के प्रिंट आउट के समय हर पेज पर आपको दिखाई देता है, और सॉफ्ट कॉपी में भी अगर आप देखें, प्रिंटिंग का प्रीव्यू देखें आप कुछ, तो वो आपको वहां पर हर पेज पे दिखाई देता है। हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि हेडर फुटर नॉर्मल व्यू में कभी नहीं दिखाई देते, यहाँ पर कभी नहीं दिखेंगे। अगर आपको हेडर फुटर डालना है या अगर आप ऑलरेडी डाल चुके हैं और आपको देखना है तो उसके लिए आपको कहाँ जाना होगा, नीचे यहाँ देखिए स्टेटस बार में आपको ये पहला व्यू का बटन है नॉर्मल, और दूसरा है पेज लेआउट व्यू। तो पेज लेआउट व्यू के इस बटन पे आएंगे, क्योंकि जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपकी शीट का लुक ही देखिए चेंज हो गया। और यहाँ देखिए अपने आप ही विंडो मिल गई जिसमें लिखा है क्लिक टू ऐड फुटर, और यहाँ लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड हेडर। तो बस हेडर में लिखना है तो ये 3 सेक्शन बने, जो भी लिखना हो। जैसे हमने कहा लेफ्ट हैंड पे क्या लिखना था, मान लीजिए हमने कहा लेफ्ट हैंड पर हमको डेट डालनी थी कि हमने किस डेट में ये फाइल बनाई है, तो अगर डेट डालनी है तो उसके लिए भी अपने हाथों से नहीं लिखना है डेट को। आप क्या करिए, बस यहाँ देखिए टैब अपने आप ही टैब बन जाता है उसका, हेडर एंड फुटर के लिए अपने आप टैब आ जाता है, डिजाइन टैब। और बस आपको क्या करना है यहाँ पे कि यहाँ से अगर डेट डालनी है तो देखिए डेट ये है, यहाँ से डेट पर क्लिक कर दीजिए, ये डेट आ गई। बीच में क्या लिखना है, अब बीच में मान लीजिए हम लिखना चाहते थे नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन, तो जो लिखना है कीबोर्ड से तो वो तो हमें टाइप ही करना पड़ेगा। नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन लिख दिया हमने यहाँ पे। राइट हैंड पे क्या लिखना चाहते हैं, मान लीजिए राइट हैंड पर हम कुछ नहीं लिखना चाहते, छोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं, या शीट का नाम देना है तो शीट का नाम दे दीजिए, वो शीट का नाम आ जाएगा। फुटर में क्या करना है, वैसे ही फुटर में भी 3 हिस्से हैं जो आपको रखना हो। तो हमने कहा फुटर में एक्चुअली हम क्या चाहते थे पहले कि यहाँ पर पेज नंबर आए, तो पेज नंबर के लिए पेज नंबर, और अगर आप टोटल नंबर ऑफ पेजेस देना चाहते हैं तो नंबर ऑफ पेजेस। अगर आप फाइल का नाम और एड्रेस लिखना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ लिखना चाहते हैं राइट हैंड साइड पर, तो केवल फाइल का नाम लिखना है तो फाइल नेम पे क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आपको फाइल नाम का नाम और फाइल का एड्रेस दोनों चाहिए तो फाइल पाथ पे क्लिक करेंगे। बस इतना करके आप शीट पे क्लिक कर दीजिए कहीं भी हेडर फुटर विंडो से। तो देखिए आपको बता रहा है कि अगर आप पूरे डेटा का प्रिंट आउट शीट में निकालें तो टोटल 12 पेजेस का डेटा आपने बना लिया है, जिसमें ये करंट पेज जो है सेकंड पेज है, और आपको यहाँ फाइल का नाम अलॉन्ग विद एड्रेस दिख रहा है। हेडर में अगर आप आए तो देखिए यहाँ डेट दिखाई दे रही है, यहाँ पर नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन लिखा है, और यहाँ शीट का नाम दिखाई दे रहा है।
तो इस तरह से जो है इतनी आसानी से आप ये चीज कर लेते हैं। कभी भी आपको अगर हेडर फुटर डालना है तो बस यहीं से डाल लीजिए और वापस नॉर्मल व्यू में यहीं से क्लिक करके आ जाइए। नॉर्मल व्यू में हेडर फुटर दिखेंगे नहीं, लेकिन अगर आप प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो ये आपको जरूर दिखाएगा कि आपके हेडर फुटर कैसे दिख रहे हैं। माने यहाँ पर देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि ये ऐसे हेडर प्रिंट हो रहा है हर शीट हर पेज पर, और यहाँ फुटर प्रिंट हो रहा है। देख पा रहे हैं आप लोग इस चीज को? ये हर पेज पे आएगा यस मैम। ना, देखिए हर पेज पर आएगा ये। तो ये इस तरह से हेडर फुटर डाले जाते हैं, और जरूरत पड़ने पर आप, मतलब ज्यादातर केसेस में कॉर्पोरेट में तो चाहिए ही होता है, चाहे कैसा भी हो। किसी भी जगह पर अगर आप काम कर रहे हैं ऑफिशियली तो ये आपको चाहिए ही चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका ऑप्शन है हेडर और फुटर डालने का। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। छोटी छोटी 2-3 चीजें ये बच्ची हैं बताएंगे, इसके बाद हम आगे अपने अगले ऑप्शन पे काम करेंगे एक्सेल का। और अगली क्लास जो एक्सेल की है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे फ्रेश माइंड से आप लोग बैठिएगा, क्योंकि अगली बार एक्सेल में हम कैलकुलेशन करना सीखेंगे। क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है फंक्शन, कैसे कैलकुलेशंस होती हैं, वो सारी चीजें हम कल बेसिक उसका डिस्कस करेंगे। तो आप लोग जो है अटेंटिव रहिएगा, टाइम से क्लास में आइएगा, ताकि आप लोग सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझ सकें।